साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और इस मॉर्निंग सेशन में हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर का। और आज आपके लिए लेकर मैं उपस्थित हूं 26 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसको जरूर याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए प्रिपेयर करते चलें। सैटरडे को यही सब चीजें आपसे पूछी जाती है जिसमें 10 का 10 करना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का आज का क्लास। उसके पहले जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, शेयर करें ताकि ये टीम बड़ा बन सके और हम लोग हमारी अपनी क्षमता का आकलन अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट जो समसामयिक घटनाक्रम है 26 सितंबर का, भारत और जापान के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है GMAX-20। ध्यान रखना, पूछेगा अक्सर एग्जाम में GMAX-20 किन देशों के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास किया गया। तो भारत और जापान के नौसेना जो नेवी है, जो समुद्र में काम करती है, तो भारत की नौसेना और जापान की नौसेना मिल करके द्विपक्षीय अभ्यास किया GMAX-20 के नाम से। और यह अभ्यास शुरू हुआ है अरब सागर में। ध्यान रखना है कि ये जो अभ्यास होता है वो हर 2 साल पर किया जाता है और 2 साल पर होने वाले द्विपक्षीय भारत और जापान के बीच जो अभ्यास है इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। ये ध्यान रखना है 2012 से ये चल रहा है और ये द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक का मतलब 2 वर्ष पर आपस में दोनों सेनाएं आपस में अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है कि क्या हो सकता है। और ये ध्यान रखना है कि जो कोविड-19 का काल है तो संपर्क में आए बिना ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास हुआ है अरब सागर में शुरू। इसके पहले 2018 में जो हुआ था, 2020 के पहले 2018 में वो भारत के विशाखापत्तनम में किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है जो आपको ध्यान देना है। तो विशाखापत्तनम में 2018 में होता, 2020 में अरब सागर में शुरू हुआ। नाम याद रखना GMAX-20। कौन कौन देश है तो भारत और जापान, द्विवार्षिक होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कल भी इसके बारे में करंट अफेयर था कि नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया इस मंत्रालय के द्वारा, जिसमें 272 जिलों को भारत में चुना गया जो सबसे ज्यादा नशा से प्रभावित है। तो वही मंत्रालय है जो कल भी था न्यूज में, आज भी है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश MP के ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का आधारशिला रखा। ये ध्यान रखना है कि एक बड़ा खेल केंद्र बनने जा रहा, स्पोर्ट्स सेंटर, और ये विश्व स्तरीय होगा वर्ल्ड लेवल पर, जहां पर ट्रेनिंग का या चयन का या प्रशिक्षण का या खेल संबंधित जो दिव्यांग से रिलेटेड है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए खेल केंद्र बनाया जा रहा है जो वर्ल्ड लेवल का एक बड़ा खेल केंद्र होगा, जो केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लगाया गया है कहां? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ध्यान रखना है, पूछ देगा कि दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कौन मंत्रालय? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आगे चले तो खादी ग्रामोद्योग आयोग, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो बना है, इन्होंने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो सलाहकार, ब्रांड एम्बेसडर जब भी नियुक्त होता है तो एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है और इसी के तौर पर सुनील शेट्टी को खादी ग्राम उद्योग आयोग ने अपना एडवाइजर नियुक्त किया, सलाहकार। ध्यान रखना कि सुनील शेट्टी को फैशन आइकॉन माना जाता है। पहले मॉडलिंग किया करते थे, फिर फिल्म में आ गए, हीरो बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, कॉमेडियन बन गए, बहुत सारा काम किया इन्होंने। और इस तौर पर सुनील शेट्टी को एक फैशन का बड़ा पहचान चेहरा के रूप में देखा जाता है और इसके चलते इनको एक एडवाइजर के रूप में नियुक्ति की गई। और ध्यान रखना ये नियुक्ति 1 साल के लिए हुआ है। इसके पहले जो एडवाइजर थे वो फैशन डिजाइनर रितु बेरी थी, तो ये ध्यान रखना है। और रितु बेरी इसके पहले थी सुनील शेट्टी के, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया और कार्यकाल पूरा होने की वजह से रितु बेरी का जगह ले लिया किसने? सुनील शेट्टी ने। तो ध्यान रखना है, खादी ग्राम उद्योग आयोग फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी को अपना एडवाइजर नियुक्त किया है, ये ध्यान देना है। आगे चलें तो 26 सितंबर एक इंपॉर्टेंट डे है, परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना, क्योंकि एटॉमिक वेपन, परमाणु हथियारों की बात पूरी दुनिया में हो रही है। आज भारत, चीन, पाकिस्तान
अक्सर परमाणु युद्ध से डरे रहते हैं कि कहीं यह तनाव या ये जो युद्ध हो कहीं परमाणु हथियार के युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि परमाणु हथियार पूरी मानव और पूरे जीवित जो जातियों के लिए एक खतरा है, क्योंकि परमाणु हथियार काफी विनाशक होता है। और इसी के चलते यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव लाया कि हम पूरे दुनिया से परमाणु हथियारों को हटा दें, उन्मूलित कर दें। कोई भी देश परमाणु हथियार का न तो निर्माण करे, न उपयोग करे, किसी के पास रिजर्व के रूप में भी ना हो। और ये जो डिसीजन आया, ध्यान रखना है, यूएनजीए जो जनरल असेंबली होता है यूएन का महासभा, तो यूएन के महासभा में ये 2013 में प्रस्ताव आया था कि हर साल 26 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार के उन्मूलन के लिए मनाएंगे। तो ये ध्यान रखना, 26 सितंबर किसके लिए? तो परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और ये घोषणा यूएन के महासभा 2013 में हुआ था। आगे चले थे, बड़ा न्यूज है ये एनएमसी। एनएमसी को ध्यान रखना है, नेशनल मेडिकल कमीशन। ध्यान रखना है, पहले इसका नाम एमसीआई हुआ करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब खत्म हो गया, अब इसकी जगह आ गया है एनएमसी। तो कभी कभी पूछेगा आजकल एग्जाम में कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई का जगह लिया है किसने? तो एनएमसी ने। मतलब इसको हटा दिया गया। अब इसको हटा करके केंद्र सरकार ने एक नया आयोग बना दिया, और ये आयोग चिकित्सा के क्षेत्र में पहला बनाया गया आयोग है देश स्तर पर, क्योंकि कोविड-19 काल में स्वास्थ्य में काफी चीजें बदलाव किया गया है। और इस तौर पर एमसीआई का जगह ले लिया नेशनल मेडिकल कमीशन ने, जिसको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि अब भारत में नया चिकित्सा शिक्षा विनियामक बन गया, नियामक बन गया। मतलब देश स्तर पर जो भी शिक्षा संबंधित कार्य होगा चिकित्सा में, मेडिकल में, कॉलेजेज हो या हॉस्पिटल्स हो, जो भी बनेगा वो इसके देखरेख में बनेगा। और ध्यान रखना है कि इसके पहले जो अध्यक्ष बने हैं वो सुरेश चंद्र शर्मा, ये ध्यान रखना है, एनएमसी के पहले अध्यक्ष। जबकि इसमें अध्यक्ष की संख्या 1 है, जबकि पदेन सदस्य जो हैं, पदेन सदस्य की संख्या 10 है, और अंशकालिक भी सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य की संख्या 22 है। और इस प्रकार से इस आयोग का गठन कर दिया गया है। और इस प्रकार से एनएमसी काम करेगा। तो याद रखना है कि एक अध्यक्ष होगा, पदेन सदस्य की संख्या 10 होगी, और अंशकालिक सदस्य 22 होंगे। वर्तमान में एनएमसी के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, ये ध्यान रखना। और इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, 3 साल तक एनएमसी के अध्यक्ष रहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि एनएमसी के पहले अध्यक्ष होंगे भारत में। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को ध्यान रखना है, ये संख्या याद रखना है। और ये ध्यान रखना है कि देश स्तर पर एक नया आयोग अब काम करने लगा है जो एमसीआई का जगह ले लिया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। आगे एक दुखद घटना है, कोविड-19 से हर दिन कोई ना कोई न्यूज आ जाता है, ये ध्यान रखना है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। न्यूज है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम, नाम सुने होंगे, गाना भी सुने होंगे इनका, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा, का कोविड-19 से निधन हो गया। ध्यान रखना है, जिनको 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म विभूषण प्राप्त था। और एसपी बालसुब्रमण्यम को सिंगिंग मून कहा जाता था। मतलब एक ऐसा मून जो हमेशा गाता हुआ रहे, मुस्कुराता हुआ रहे, ऐसे सिंगर के तौर पर इनको देखा जाता था। ध्यान रखना है कि एसपी बालसुब्रमण्यम 16 भाषाओं में गाना गाते थे, और 16 भाषाओं में लगभग टोटल 40,000 से अधिक गाना इन्होंने गाया अपने जीवन काल में, 40,000 से भी अधिक। और इसलिए एसपी बालसुब्रमण्यम को हर व्यक्ति जानता है जो गाना या संगीत के शौकीन है। ज्यादातर सलमान खान जो पुराने फिल्मों में आते थे, तो सलमान खान के आवाज इनसे बिल्कुल, इन्हीं का फैशन आइकॉन के तौर पर, मतलब जितने भी गाने उनके होते थे वो यही गाया करते थे शुरुआती दौर में। जैसे आप मैंने प्यार किया देखे होंगे, तो उसमें जो भी गाना गाया है, जो आवाज सलमान खान के लिए गाया गया, वो इन्हीं का गाया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम का निधन हो गया, जिनको 2 बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ था, 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म विभूषण। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें और बिल्कुल याद रखें, आपके एग्जाम में यहां से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है।
तो फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। बोलिए एक बार देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।